सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार। सिने इंक किताब कॉलम के चौथे एपिसोड के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। मेरा जब भी कभी भारत जाना होता रहा और खुशकिस्मती से अगर उस दौरान दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगा हो तो मेरे लिए वहां जाना कुछ इस तरह ज़रूरी हो जाता है जैसे किसी के लिए मंदिर या गुरुद्वारे जाकर माथा टेकना। और जब भी चाहती हूँ हिंदी किताबों के हॉल में एक लेखक से ज़रूर मुलाकात होती है। उनका नाम है भगवान दास मोरवाल। उर्वर लेखनी के धनी भगवान दास हर 2-3 साल में अपने किसी नए उपन्यास का लोकार्पण करते दिखाई देते हैं। 1999 से लेकर अब तक उनके 9 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह और 1 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और तो और उन्होंने अपनी स्मृति कथा भी लिख डाली है, पकी जेठ का गुलमोहर। लेकिन सिने इंक किताब कॉलम में आज हम बात करेंगे उनके नए उपन्यास खानजादा के बारे में, जो फरवरी 2021 में राजकमल प्रकाशन दिल्ली ने छापा। इससे पहले कि भगवान दास मोरवाल के सामने कुछ सवाल रखे जाएं, पहले उनसे यही जान लें कि उपन्यास के शीर्षक का राज क्या है। कौन है खानजादा? खानजादा शब्द का इस्तेमाल उन मुसलमान राजपूतों के लिए किया जाता है जिनके पूर्वजों ने 14वीं सदी यानी फिरोज शाह तुगलक के समय इस्लाम कबूल कर लिया था। खानजादा दरअसल एक लक़ब या कहिए खिताब है जिसे इसी 14वीं सदी में हिंदुस्तान आए अमीर तैमूरलंग ने मेवात के पहले शासक बहादुर नाहर को दिया था। यह वही बहादुर नाहर है जो समरपाल के नाम से भी जाना जाता था। खानजादा दरअसल 2 शब्दों यानी खान और ज़्यादा से मिलकर बना है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बड़े कुल में पैदा हुआ हो। खानजादा को कुछ लोग खान जादू भी कहते हैं, यानी वे मुसलमान जिनके वंशज यदुवंशी अर्थात यदुवंशी थे। मेरा ये उपन्यास मेवात में उन खानजादों का आख्यान है जिनका मेवात में लगभग 250 साल तक शासन रहा। यानी भगवान दास मोरवाल का उपन्यास खानजादा भारत के इतिहास के एक लंबे कालखंड का आख्यान है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि मेवात है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेवात की पृष्ठभूमि में इससे पहले कोई उपन्यास न लिखा हो। काला पहाड़, बाबल तेरा देश में जैसे चर्चित उपन्यास भी मेवात की ही जमीन पर लिखे गए हैं। उनके अन्य उपन्यास हैं हलाला, रेत, नरक मसीहा, सुरबंजारन, वंचना और शकुंतिका। चलिए खानजादा पर वापस आएं। खानजादा में एक बार फिर मेवात का ही विषय उन्होंने क्यों चुना? कौन है वो मेवाती पात्र जिसने भगवान दास मोरवाल को मजबूर किया कि वो ये उपन्यास लिखें? इस उपन्यास का एक पात्र हसन खां मेवाती वह शख्स था जिसने कि 1527 में जब बाबर के खिलाफ राणा सांगा का युद्ध होता है खानवा में, उस युद्ध में इस हसन खां मेवाती ने बाबर का साथ ना देकर राणा सांगा का साथ दिया था। मजेदार यह है कि बाबर ने इस युद्ध से पहले बाकायदा अपने एक दूत शेख जमाली को भेजकर हसन खां मेवाती के पास ये पैगाम भेजा, मेरे साथ मिलकर राणा सांगा के खिलाफ युद्ध करिए। लेकिन हसन खां मेवाती ने बाबर को साफ मना कर दिया था। यह युद्ध जो खानवा का युद्ध था वह युद्ध था कि जिस युद्ध में हसन खां मेवाती शहीद हो गया था। बाबर के खिलाफ लड़ने वाले हसन खान मेवाती के माध्यम से सैकड़ों वर्षों का इतिहास आंकने की कोशिश की है भगवान दास मोरवाल ने। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की लंबी परंपरा रही है। मुझे यहाँ याद आता है झूठा सच, दिव्या और दादा कॉमरेड जैसे उपन्यासों के लेखक यशपाल का एक कथन। उन्होंने कहीं कहा था कि इतिहास विश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। तो भगवान दास मोरवाल ने खानजादा उपन्यास किस उद्देश्य से लिखा और इसके लिए उन्हें क्या रिसर्च करनी पड़ी? ये संयोग है कि इस उपन्यास की जो जगह हैं, जिन स्थलों पर ये उपन्यास की घटनाएं जुड़ी हुई हैं, वह दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं। जैसे पानीपत, खानवा, इतना ही नहीं कि अलवर,
तिजारा और मेरा खुद का मेवात। तो जाहिर सी बात है कि मेवात तो मेरा अपना इलाका है। इसके अलावा जहां तक दस्तावेजी शोध का सवाल है तो उसके लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी था कि मुझे उस तरह की ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए था और वो मैंने किया। अगर आपके पास ऐतिहासिक प्रमाणिक तथ्य नहीं है तो उन तथ्यों के आधार पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये इतिहास की किताब नहीं है, ये फिक्शन है, उपन्यास है। तो अगर आपके पास इतिहास संबंधी कथानक से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं तो लेखक अपनी कल्पना से उनका विस्तार कर सकता है, और वो कल्पना का विस्तार ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच वह इतिहास का ही हिस्सा है। भगवान दास मोरवाल ने कहा कि ये इतिहास की किताब नहीं है, यह फिक्शन है। और एक फ्रांसीसी लेखक ने कहा था कि इतिहास एक उपन्यास है जो घटित हुआ था, और उपन्यास इतिहास है जो घटित हो सकता था। सवाल ये उठता है कि इतिहास के तथ्यों से समझौता किए बगैर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उपन्यास रचने वाले लेखक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भगवान दास मोरवाल का निजी अनुभव क्या था? इसका जो फलक है वह लगभग 400 वर्षों का है, कि चूंकि इसमें कुछ मुगल पीरियड भी आता है, इसमें कहना चाहिए कि लगभग रहीम तक का वो पीरियड है। तो उसमें मुगल पीरियड में अब आप मुगलों के बारे में सिर्फ किताबों से उतना ही जान सकते हैं कि वो लोग क्या करते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे उस दौर के मुगलों की वेशभूषा क्या थी, खान पान क्या था, उनके दरबार में बेग होते थे या अमीर उमरा होते थे, उनके हथियारों के नाम क्या थे। तो किसी भी रचना को प्रामाणिक बनाने के लिए और खास तौर से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जब उपन्यास लिखे जाते हैं उसमें इन तत्वों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जैसे पात्र हैं वैसी भाषा और वैसे संवादों का चयन करना, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनकी बोली बानी, यही वो चीजें हैं जो किसी भी रचना को प्रामाणिक बनाते हैं। और दूसरी बात, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे जाने वाले उपन्यासों के सामने यह होती है कि जो हमारे पास तथ्य होते हैं वो पूरे नहीं होते। तो जब हम उपन्यास लिखते हैं कि उन आधे अधूरे तथ्यों या जानकारी का एक लेखक, उपन्यासकार कैसे विस्तार करके उसको प्रामाणिक बनाता है, विश्वसनीय बनाता है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तथ्य और कल्पना का सामंजस्य और संतुलन बिठाना लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है ताकि उपन्यास प्रामाणिक और विश्वसनीय लगे। लेकिन किसी भी लेखक के लिए अगली चुनौती या कहीं परीक्षा ये होती है कि जो उसने लिखा वो कैसे ग्रहण किया गया, पढ़ने वाले की प्रतिक्रिया क्या रही। मगर इस सवाल से पहले आइए खानजादा का एक छोटा सा अंश सुने। भगवान दास मोरवाल। इशा की नमाज के बाद बाबर शाही खेमे से बाहर निकल ऐसे ही घूम रहा था। घूमते हुए अचानक दूर अंधेरे में जिधर राणा सांगा के लश्करों ने पड़ाव डाला हुआ है उसकी नजर गई। उसने उसी वक्त हिंदू बेग इंदर को बुलवाया। खुदावंद हिंदू बेग, उधर देखिए जिधर हमारे दुश्मन का पड़ाव है। ये किस तरह की आग है जो जगह जगह जल रही है? कहीं हमारे दुश्मन के सिपाही बेमौत तो पादशाह सलामत? जगह जगह जलते ये अलाव वो नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तब फिर ये क्या है? हुजूर आली, दरअसल यह राजपूत राजाओं और सामंतों के सिपाहियों के खेमों के बाहर जलती हुई आग है। दरअसल ये उनके अलग अलग जलते उन चूल्हों की आग है जिन पर ये अपना अपना खाना बना रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में जंगी सिपाहियों का खाना एक साथ नहीं बनता है? नहीं हुजूर, अलग अलग जाति, वर्गों और वर्णों में बटे होने के वजह से हिंदुस्तान में सब अपना अपना खाना अलग बनाते हैं, पर खाते तो एक ही दस्तरखान पर होंगे एक साथ? जी नहीं, खाते भी अपनी अपनी जातियों के साथ हैं। हुजूर आली, हिंदुस्तान में बहुत सी हिंदू जातियां जैसे ब्राह्मण, राजपूत और ऊंची जातियां अपने ही मजहब की, अपनी ही छोटी जातियों के हाथ का खाना तो दूर रहा, उसे छूती भी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये मुसलमानों का भी नहीं खाते हैं। एक मजेदार बात बताऊं हुजूर, हिंदुओं के इन छोटी जातियों का
बहुत से मुसलमान भी नहीं खाते हैं। हिंदू बेग इंदर के मुंह से इस नए रहस्य को सुनकर बाबर का दिमाग चकरा गया। कुछ पलों तक उससे कुछ भी कहते नहीं बना। काफी देर सोचने के बाद अचानक उसके हताश मन में जैसे उम्मीद की चिंगारी भड़की, जिसने देखते ही देखते आग पकड़ ली। वह तेजी से बेग की तरफ पलटा। खुदावन हिंदू बेग, फिर तो ऐसे राजा को हराना बहुत आसान है। जिस राजा की फौज के सिपाही एक साथ खाना नहीं बना सकते, एक साथ मिलकर खा नहीं सकते, एक दूसरे को ऊंच नीच की तरह देखते हों, वह फौज बाहर से भले ही कितनी मजबूत नजर आती हो, वह भीतर ही बेहतर बहुत बुरी तरह बिखरी होती है। एक बात कहूं बेग, कि ऐसे लोगों को ताकत से नहीं, फूट डालने जैसी तरतीब से हराया जाता है। हमारे पास अभी वक्त है, इसलिए बिना देरी किए अपनी खुफिया टुकड़ी के मुखबरों को दुश्मन की फौज में सेंध लगाने के लिए लगा दो, और जैसे भी हो, चाहे दीन या इस्लाम का वास्ता देना पड़े, उन्हें अपने खेमे में मिलाने की कोशिश करो। जी हुजूर आला। एक बात कहूं खुदावंद हिंदू बेग, आज यह राज बताकर आपने खिलत पाने का काम किया है। फिक्र मत करो, जंग जीतने के बाद हम आपको खुश कर देंगे। अपने बादशाह के मुंह से इस खुशखबरी को सुन हिंदू बेग इंदर ने घुटनों के बल बैठकर गुलामाना सलाम किया। जिस समय हिंदू बेग गुलामाना सलाम की मुद्रा में झुका हुआ था, तो लाल बनात के शाही खेमे के अंदर से आती रोशनी में हिंदू बेग इंदर की जमीन पर पड़ रही परछाई ऐसे नजर आ रही थी मानो उसकी कमर बिना रीढ़ की है। इसके बाद बाबर अपने खेमे की ओर बढ़ गया। खानजादा का एक अंश। खानजादा उपन्यास फरवरी 2021 में राजकमल प्रकाशन दिल्ली से छपा और भगवान दास मोरवाल कहते हैं कि उसका पहला संस्करण 1 महीने के अंदर बिक गया। दूसरा संस्करण छप रहा है। मतलब ये कि खानजादा पढ़ा जा रहा है और चर्चित भी हो रहा है। तो जिस मेवात की पृष्ठभूमि में उन्होंने उपन्यास की रचना की, वहां किस तरह की प्रतिक्रिया हुई? इसकी जो शुरुआत हुई थी इस उपन्यास पर उस तरह की प्रतिक्रिया की, वो शुरुआत हुई थी 15 मार्च को, क्योंकि जो खानवा का युद्ध हुआ था वह 17 मार्च 1527 को हुआ था, जिस युद्ध में हसन खां मेवाती शहीद हुए थे। दरअसल क्या है कि मेवात में 2 समुदाय माने जाते हैं, खानजादा और मेव। कुछ मेवात के युवाओं ने इस पर ये आपत्ति की थी कि हम कैसे इसको हसन खां मेवाती को नायक मान लें, जिसने कि बाबर की बजाय राणा सांगा का साथ दिया, या जिसने कि 12,000 मेवों का उस जंग में कत्ल करा दिया। हमारे मेवात के युवक एक चीज को भूल जाते हैं कि अगर उसने बाबर का साथ नहीं दिया तो उससे पहले 1 साल पहले जो पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, पानीपत की जिसको कि पहली जंग कहा जाता है, इब्राहिम लोदी का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने। और उसका इब्राहिम लोदी का साथ देने का एक विशेष कारण था, और वह कारण यह था कि इब्राहिम लोदी और हसन खां मेवाती दरअसल ये कि मौसेरे भाई थे। मैं इसमें एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। खानजादा दरअसल पार्टीशन के वक्त, बंटवारे के वक्त, जिस तरह से इस देश का मुसलमान पढ़ा लिखा, शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न मुसलमान पाकिस्तान चला गया था, उसी तरह से मेवात के खानजादे भी पाकिस्तान चले गए थे। तो आज मेवात में खानजादा बहुत कम संख्या में है। आजादी से पहले इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर मेवात की एक पहचान है तो वह पहचान हसन खां मेवाती के भी रूप में। आप उन बातों को छोड़ दीजिए कि उस वक्त क्या राजनीतिक परिस्थितियां रही होंगी कि हसन खां मेवाती बाबर के बजाय राणा सांगा के साथ मिलकर उन्होंने बाबर के खिलाफ युद्ध किया। तो इस तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हर किताब को लेकर प्रतिक्रियाएं अलग अलग ही होती हैं। भगवान दास मोरवाल की रचनाओं में 2 तरह के पात्रों की बहुलता दिखाई देती है। पहला वर्ग है स्त्री पात्रों का, जिनके कष्ट, पीड़ा, संघर्ष और उनके साथ होने वाले शोषण का बयान उन्होंने कई कहानियों और उपन्यासों में किया है। दूसरा वर्ग है मुस्लिम चरित्रों का। भगवान दास मोरवाल के उपन्यासों में मुस्लिम चरित्र बार बार आते हैं। जो लोग मोरवाल की पृष्ठभूमि नहीं जानते, उनके मन में ये जिज्ञासा सहज ही होगी कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, हिंदी के एक बहुत बड़े कथाकार हुआ करते थे, गुलशेर अली शानी साहब, काला जल वाले। उनका अक्सर
यह कहना होता था कि प्रेमचंद के बाद उपन्यासों से जो मुस्लिम पात्र हैं वे लगभग खत्म हो गए हैं। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि दरअसल भारतीय समाज में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज नहीं है या मुस्लिम पात्र खत्म हो गए। दरअसल यह लेखक के अनुभवों पर निर्भर करता है। अब मैं बताऊं कि मेरा संबंध मेवात जैसे मैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से है, यानी जिस कस्बे का मैं रहने वाला हूं, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ मेव परिवार रहते हैं, जिन्हें कि हम मेव मुसलमान भी कहते हैं। उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो रहन सहन हैं, मैं उनको रात दिन देखता रहता हूं। और जाहिर सी बात है कि मेरे अनुभव जो सिंचित होंगे वो मेरे आसपास के जो मेरा माहौल है, समाज है, उसी से ही मेरी रचनाओं के पात्र होंगे। जैसे मेरा पहला उपन्यास काला पहाड़, जो कि मेवात की पृष्ठभूमि पर है, अगर आप उसके पात्रों और चरित्रों को देखें तो उनमें ज्यादातर मुस्लिम पात्र हैं। दूसरा उपन्यास है बाबल तेरा देश में, उसमें भी जो स्त्रियां पात्र हैं ज्यादातर मुस्लिम हैं। मेरा एक उपन्यास है हलाला, उसकी पृष्ठभूमि भी मेवात ही है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपका जैसा अनुभव होगा, जैसे सरोकार होंगे, जैसे आपका सामाजिक वातावरण होगा, पात्र भी आपको वहीं से मिलते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते लेखक के पास। मेवात के रहने वाले भगवान दास मोरवाल, लेकिन उसी मेवात के मुसलमानों की ओर से उन पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगा है। जब उनका उपन्यास हलाला प्रकाशित हुआ था तो इस तरह के आरोप खास तौर पर सुनाई थी। क्या भगवान दास मोरवाल को इसका अंदाजा है कि मुसलमानों की उनसे क्या शिकायत है? क्या आरोप था उनका? ये आरोप जो मेरे पहले उपन्यास थे, 2 उपन्यास काला पहाड़ और बाबल तेरा देश में, उसमें नहीं लगे। जब मैंने एक उपन्यास हलाला लिखा तो उस पर ये आरोप लगने लगे और लेखक पर ये आरोप लगने लगे कि मैंने वहाँ के मुसलमानों का सांप्रदायिक भावनाओं को रेखांकित करने के लिए, या उनको कहना चाहिए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की गर्ज से मैंने ये उपन्यास लिखा है। मेरे सब संज्ञान में मुझे पता है आज का सोशल मीडिया पर जब इस तरह की चीजें लगती हैं तो उसके जवाब में इस तरह की टिप्पणियां और इस तरह के आरोपों से आमना सामना मेरा होता है। मेरा अपना ये मानना है, धर्म या मजहब ये बेहद संवेदनशील विषय होते हैं, और ख़ास तौर से एक लेखक जब अपने धर्म या मजहब के अलावा दूसरे धर्म और मजहब को लेकर कोई रचना करता है, कुछ लिखता है, तो उसके बहुत सारे खतरे होते हैं। सबसे पहले तो उस पर यह आरोप लगाया जाता है, आपको क्या हक है कि आप हमारे धर्म को लेकर कुछ लिखें। मुझे पता है कि जब मैं ये हलाला मैंने लिखा था, अगर मैं इसका हलाला शीर्षक नहीं देता तो हो सकता है कि इस पर उस तरह की जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो शायद नहीं लगते। शायद शीर्षक ने भी उनके अंदर ये भावना पैदा करी है कि मैंने सांप्रदायिक भावनाओं को रेखांकित करने के लिए उपन्यास लिखा है। भारतीय समाज में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम बगैर रचना को पढ़े इस तरह की टिप्पणियां कर देते हैं, जबकि मेरा हलाला लिखने का तात्पर्य सिर्फ यह था कि जो स्त्री की संवेदनशीलता है, उसकी संवेदना है, मैंने उसको देखने की कोशिश की है। भगवान दास मोरवाल कहते हैं कि हलाला लिखते समय उनकी मंशा मुस्लिम भावनाओं को आहत करने की बिल्कुल नहीं थी। अगर हलाला उपन्यास को लेकर कुछ मुसलमानों के विरोधी स्वर उठे तो क्या इसका कारण भारत के मुसलमानों में व्याप्त असुरक्षा की भावना है? क्या वो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं? इस तरह की प्रतिक्रिया आखिर क्यों होती है? भगवान दास मोरवाल। पिछले अगर कुछ वर्षों में आप देखें तो भारत में जिस तरह से एक दूसरे के समाज के बीच जिस तरह से की कटुता कहिए, वैमनस्य कहिए, धार्मिक कट्टरता कहिए, असहिष्णुता कहिए, जिस तेजी से बढ़ी है, ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। और इसका जो सबसे ज्यादा शिकार होता है वह अल्पसंख्यक समाज होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये हमारा जो देश है ये बहुसंख्यक समाज है। तो इस तरह से इस पे अगर हम कहें तो जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों, यहाँ तक कि दलित भी इस तरह की उपेक्षा का, कहना चाहिए कि उनको भी इस तरह की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों पर बहुत
इन पर विचार गंभीरता से और ध्यान से विचार करना होगा कि क्यों आखिरकार यह देश जिसमें कि कहना चाहिए कि इसकी परंपरा, इसकी रवायतें, इसकी सामाजिक संरचना उस तरह की नहीं है जैसी कि हम आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक डर का सवाल है, एक लेखक होने के नाते आज मुझे भी बहुत डर लगता है। मुझे भी अपनी बात कहते हुए और लिखते हुए बहुत डर लगता है। और ये डर ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से, ये डर दोनों तरफ से है। लेखक को दरअसल इस तरह की चुनौतियों का दोनों संप्रदाय, दोनों समुदाय, हर तरह के वर्ग से झेलनी पड़ती है। यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी, लेकिन अगर लेखक की अभिव्यक्ति धर्म, जाति, वर्ग या सत्ता की प्रतिक्रियाओं के डर से खामोश रहती तो दुनिया से ऐसी बहुत सी किताबें गायब हो जाती जो अपने समय में विवादास्पद होने के बावजूद आज भी पढ़ी जानी जरूरी समझी जाती हैं। बावजूद कुछ आरोपों के भगवान दास मोरवाल का उपन्यास हलाला खूब पढ़ा गया, नाटक के रूप में कई जगह मंचित किया गया और उसका उर्दू तथा अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। उनके उपन्यास रेत का भी उर्दू में तर्जुमा हो चुका है और अब नया उपन्यास खानजादा पाठकों के हाथ में है, जो खासा लंबा है। पिछले कुछ वर्षों में तकरीबन हर एक आध साल के बाद भगवान दास मोरवाल का एक नया उपन्यास प्रकाशित हो जाता है। इतना कैसे लिख लेते हैं? और जब उपन्यास खत्म होता है तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? आप कल्पना करिए कि एक लेखक 2-3 ड्राफ्ट से गुजरने के बाद अपनी पांडुलिपि जब वो पब्लिशर को देता है तो सच में उसको लगता है कि जैसे उसके सर से बहुत भारी वजन दूर हो गया है। पुस्तक पूरा होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऐसा टास्क है। अगर वो शांति से पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेखक अपने किस तरह से अपने पात्रों से उलझता है, उनके अंतर्द्वंद से जूझता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पात्र होते हैं वो पात्र नहीं होते, वो दरअसल लेखक खुद भी होता है उनमें। तो किस तरह से वो अपने पात्रों से जद्दोजहद करता है। और जब पूरी जद्दोजहद और इस प्रक्रिया के बाद किताब पूरी हो जाती है और पूरी किताब होने के बाद प्रकाशक के पास जाती है और प्रकाशक से छपने के बाद जब वह खुद लेखक के पास आती है तो वो जो एहसास जो होता है, आंखों को जो सुकून दे, यानी एक लेखक अपने सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को भूल जाता है। भगवान दास मोरवाल जो कहते हैं कि लेखक और उसके पात्रों के बीच लंबी जद्दोजहद के बाद जब किताब पूरी होती है और जिस वक्त छपकर हाथ में आती है तो लेखक को सबसे बड़ी उपलब्धि वही दिखाई देती है। और जाहिर है उपलब्धि का ये एहसास भगवान दास मोरवाल को अनेकों बार हो चुका है। लेकिन इस समय सवाल मेरे सामने ये है कि उन्हें पढ़ना क्या अच्छा लगता है? कौन है उनके पसंदीदा लेखक? सबसे ज्यादा पसंदीदा लेखक 2 हैं, राही मासूम रजा और फणीश्वर नाथ रेणु। इसका एक कारण यह भी हो सकता है, उपन्यास लेखन में जो मेरी समझ बनी और आज मैं जिस मकाम पर हूँ, इसका सारा श्रेय मैं इन्हीं 2 लेखकों को देना चाहता हूँ। अब ये संयोग है कि मैंने जब पहला उपन्यास पढ़ा, जब मेरी पढ़ने की कुछ समझ बनी, तो वो पहला उपन्यास था आधा गांव और दूसरा उपन्यास था मैला आंचल। और इन दोनों उपन्यासों के साथ जो सबसे बड़ी जो दिक्कत पेश आई वह ये आई कि शुरू में इसके जो डायलेक्ट हैं, इनके जो डिक्शन है, इसके जो मुहावरे हैं, इनकी जो भाषा है, उनको समझने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन ये परेशानी सिर्फ तब तक रही, इन लेखकों के इन उपन्यासों का मुहावरा जब मेरी समझ में आने लगा तो मुझे सच में बहुत मज़ा आने लगा। और मैं अगर कहूँ तो इन दोनों उपन्यासकारों यानी राही मासूम रजा और रेणु के बारे में अगर ये 2 लेखकों को मैं नहीं पढ़ता तो हो सकता है कि मेवात जैसे क्षेत्र पर, जिसको कि हिंदी जगत में कोई नहीं जानता था, उस उपन्यास को मैं नहीं लिख पाता। सिर्फ लिख ही नहीं पाता बल्कि जो उसके संवाद हैं वो भी मेवाती में मैं देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। भगवान दास मोरवाल ने फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल और राही मासूम रजा का आधा गांव पढ़ने के बाद मेवात की आंचलिक बोली में संवाद लिखने की हिम्मत पाई और ये दोनों उपन्यास मुझे भी बहुत प्रिय हैं। भगवान दास मोरवाल से मेरा आखिरी सवाल था कि पढ़ने और लिखने के अलावा उनके और क्या शौक हैं?
कॉलेज के समय में था तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। फिर वही बात है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अवसर अगर मान लीजिए हमें एक क्षेत्र में जिसमें हमारा शौक होता है, अगर उसमें अवसर नहीं मिलता है तो धीरे से हम अपना शौक बदल लेते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ लिखना शुरू किया, कोई दूसरा शौक पाला नहीं। फिल्में भी मैं बहुत कम देखता हूँ, तो इसलिए कोई ऐसा विशेष मेरा शौक नहीं है, या अमीरों की तरह कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैं अपने बगीचे में पानी देता हूँ पौधों को। कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं कुत्ते या बिल्ली, या जिनको जैसे बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि उनके साथ इस तरह का अपने दिन बिताने का, तो इस तरह का मुझे कोई मेरा कोई शौक भी नहीं है। हाँ, मुझे एक शौक है, मैं सोता बहुत हूँ। कभी मैंने रात को लेखन नहीं किया, ना मुझसे कभी होता है। दिन में होता है, और वह भी बिल्कुल कछुए की चाल से। यानी अगर मैं एक दिन में एक पृष्ठ लिख देता हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी कमाई है। जरा हिसाब लगाइए, अगर एक पृष्ठ रोज के हिसाब से गिनती करें तो भगवान दास मोरवाल ने जब से लिखना शुरू किया तब से अब तक जाने कितने हजार पन्ने लिख डाले होंगे, और उनमें से कितने पृष्ठ प्रकाशित कृतियों के रूप में पाठक पढ़ चुके होंगे। भगवान दास मोरवाल का 9वां उपन्यास खानजादा फरवरी 2021 को राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। याद दिला दूं कि किताब कॉलम में शामिल किताबों और लेखकों के विचारों के लिए सिनेंग जिम्मेदार नहीं है। चलते चलते किताबों के बारे में कुछ और बातें। क्या आपको याद है कि दुनिया में अब तक की कुछ विवादास्पद किताबें कौन सी रही हैं? जवाब के साथ परवेज आलम। बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसने किसी न किसी किताब को बैन न किया हो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सन 1947 के बाद बहुत सी किताबों पर पाबंदी लगी। क्यों? इसलिए कि वो विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ थी। ज़्यादातर किताबों पर इसलिए बैन लगा क्योंकि उन पर हिंदुओं के या मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम था, और ये सिलसिला अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चला आ रहा है। मंटो और इस्मत चुगताई पर फौहश लिखने के लिए मुकदमे चले। इसलिए हम कम वक्त में कुछ मशहूर किताबों का ही जिक्र कर सकते हैं। फहरिस्त बहुत लंबी है। जैसे भारत में सन 1980 के बाद से दर्जनों किताबों पर सरकार ने पाबंदी लगाई। इनमें मशहूर जर्नलिस्ट सेमूर हर्ष की किताब शामिल है, द प्राइस ऑफ पावर, किसिंजर एंड निक्सन इन द व्हाइट हाउस। इस किताब पर सन 1983 में वक्ती तौर पर बैन लगा, इसलिए कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सेमूर हर्ष पर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का केस कर दिया था। किताब में मोरारजी देसाई पर CIA का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा था। लेकिन पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा विवादास्पद साबित होने वाली किताब है सलमान रुश्दी की द सैटेनिक वर्सेस। आज भी ये नॉवेल न भारत में बिक सकता है और न बाहर से मंगाया जा सकता है। सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ पूरे मुल्क में मुसलमानों ने प्रदर्शन किए। उनका आरोप था कि इससे तौहीन रसालत होती है, ब्लास्फेमी होती है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान सलमान रुश्दी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। काफ़ी लोगों की जाने गई। बात है सन 1988 की। सन 2009 में संस्कृत स्कॉलर वेंडी डोनी की किताब द हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री पर भी खासा एतराज़ हुआ। इल्ज़ाम था कि किताब ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस किताब में महिलाओं और दलितों के नज़रिए से हिंदू समाज की कई प्रथाओं पर सवाल उठाए गए थे। किताब पर बैन लगा, लेकिन अब ये किताब बाजार में मिल जाती है। भारत से बाहर जो बड़ी किताबें कानून की जद में आती हैं, उनमें D.H. लॉरेंस की नॉवेल लेडी चैटरलीज लवर का नाम सबसे पहले आता है। यूं तो ये किताब सन 1928 में पहली बार इटली में छपी थी, लेकिन जैसे ही पेंगुइन ने इसे 1960 में चटखारे लेकर इंग्लैंड में छापा, और वो भी अनएडिटेड, तो हंगामा हो गया। इल्ज़ाम था कि लेडी चैटरलीज लवर में सेक्स का बहुत ज़्यादा जिक्र है, और वो भी अपने नौकर के साथ। समाज को गुमराह कर देगा ये नॉवेल, ये ख्याल ज़्यादातर लोगों का था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और दर्जनों मुल्कों में ये किताब बैन कर दी गई, और जब पब्लिशर ने केस जीत लिया तो फिर प्रिंट के बाद प्रिंट दसियों लाख कॉपीज हाथों हाथ बिक गईं। इसी तरह व्लादिमीर नबोकोव के नॉवेल लोलिटा ने सन 1955 में मंजर आम पर सनसनी फैला दी थी। लोलिटा में एक अधेड़ उम्र लिटरेचर का प्रोफेसर एक 12 साल की लड़की के ख्यालों में डूबा रहता है। क्रिटिक्स ने नॉवेल को ऑब्सीन, अश्लील या फौहश करार दिया। ब्रिटेन में होम ऑफिस ने कस्टम ऑफिशियल्स को हुक्म दिया कि लोलिटा की सारी कॉपीज जब्त कर ली जाएं।
बहुत से मुल्कों में यही हुआ, लेकिन सन 1962 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने जब लोलिटा पर फिल्म बनाई तो फिर लोलिटा पर जगह जगह ड्रामे और म्यूजिकल ड्रामे होने लगे। विवादास्पद की लिस्ट में अभी 50 नाम और हैं, लेकिन चलते चलते वर्ल्ड लिटरेचर का आज शाहकार समझे जाने वाले अंग्रेजी नॉवेल यूलिसिस का जिक्र करते हैं। सन 1922 में नॉवेल मंजर-ए-आम पर आता है और उसके बाद बड़ा बुरा हाल होता है इस नॉवेल का। जेम्स जॉयस के इस नॉवेल की अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में हजारों कॉपीज जलाई जाती हैं। जगह जगह बैन लगते हैं, और कुछ इसलिए भी कि इधर बैन लग रहा था और उधर लोग खूब इसको खरीद भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे। जेम्स जॉयस पर वही पुराना इल्जाम था, अश्लीलता, ऑब्ससिनिटी फैलाने का। बहुत बार ऐसा हुआ कि पुलिस से लेकर अदालत तक को ढंग से ये नहीं पता था कि यूलिसिस में ऑब्ससीन क्या है। पढ़े लिखे लोग मुस्कुराकर कहते थे कि उसके लिए तो किताब को पढ़ना पड़ेगा ना, और किताब को पढ़ने का पेशेंस या सब्र बहुत लोगों में था नहीं। यूलिसिस उस वक्त भी बहुत मुश्किल समझी जाती थी और आज भी इसको पढ़ना बच्चों का खेल नहीं। परवेज आलम, विवादास्पद और मुश्किल भले हो, मगर जेम्स जॉयस का उपन्यास यूलिसिस पढ़े बगैर साहित्यिक यात्रा अधूरी समझी जाती है। भगवान दास मोरवाल के साथ सिने इंक किताब कॉलम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए। हमारा पता है post@cineink.com। मुझे अचला शर्मा को अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।